सेकंड केस जो है ये एक बच्चे का केस है. सो दिस इज़ अ 9-year-old मेल चाइल्ड हु जो मेरे क्लिनिक पे आए हैं एंड पेरेंट्स ने लाया है इन्हें. बच्चे को काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 8 साल की उम्र से नहीं 1 साल से सेबोरिक डर्मेटाइटिस की कंप्लेन रही है, जिसका उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से ट्रीटमेंट लिया है, मेडिसिन एज वेल एज ऑइंटमेंट एप्लीकेशन. एंड मेनली पेरेंट्स का कंसर्न ये था कि ये पेशेंट में स्किन पिकिंग यानी स्किन को पिक करना ये काफ़ी हैबिट फॉर्म हो गई है. और इतना होता है कि कहीं पे ज़ख़म हो गया एंड देयर इज़ अ स्कैब. जब ज़ख़म कोई वुंड सूख जाता है तो स्कैब फॉर्म होता है, तो ही इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट एंड ही हैज़ टू पुल इट. सो ये पुलिंग स्किन पिकिंग इतना सीवियर हो जाता है कि वहाँ पे वापस इंजरी हो जाती है. सो इन दिस वे जो सेबोरिक जो डर्मेटाइटिस के भी लीजन्स थे वहाँ पे फ्रीक्वेंट स्किन पिकिंग और स्क्रैचिंग की वजह से वुंड डेवलप हो गए थे विच वॉज नॉट हीलिंग, बिकॉज ये हैबिट जो है ये ब्रेक ही नहीं हो रही थी. कुछ गिरने पे चोट लग गई, पैर पे इंजरी हो गई, वो इंजरी को बार बार एक्सकोरिएट कर करके वो कीलॉइड फॉर्म हो गया. तो इस वजह से जो हीलिंग होना चाहिए एक नेचुरल जो हीलिंग प्रोसेस के हिसाब से, हीलिंग वॉज क्वाइट हैम्पर्ड. सो ये बच्चे में बॉडी पे स्कैल्प पे बॉल्ड स्पॉट एक हो गया था क्योंकि बार बार स्किन पिक करने की वजह से, तो वहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा था. पैर पे वुंड जो था वो हील नहीं हो रहा था इस वजह से. नेल्स एक नेल बेड पे स्किन पिकिंग करने की वजह से जो वुंड है दैट वाज नॉट हीलिंग. सो दिस इज द सिम्टम, these are the symptoms. Now as I said, symptoms is not everything. The why of symptoms is very important. So I understand that there is a family history of OCD in this patient. The parents are disciplinarian. I will not say strict, but definitely quite disciplinarian and perfectionist. So कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है ये पेरेंट्स में एक नॉर्मल तरीके से रहा है एंड उनकी एक एक्सपेक्टेशन रही है कि एनी चाइल्ड शुड बी डिसिप्लिन इन दिस थिंग्स विच दे हैव ट्राइड, विच आई थिंक हर पेरेंट यही कोशिश करता है. बट इस चीज़ का बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो समझना बहुत ज़रूरी है. सो कहीं ना कहीं ये जो चाइल्ड है इसके माइंड में देयर हैव बीन फीलिंग कि आई शुड बी अ गुड चाइल्ड. सो देर इज़ समथिंग लाइक गुड चाइल्ड सिंड्रोम. इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, ये एक टर्मिनोलॉजी किसी ने दिया है. सो ये इससे हम समझते हैं कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स को प्लीज़ करने के लिए जो कोशिश करता है एक गुड इमेज या टू शो दैट आई एम अ गुड चाइल्ड, सो उसके लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. सो ये बच्चे में हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्सपेक्टेशंस जो पेरेंट्स की है, द चाइल्ड एट टाइम्स गेट्स एंग्री, बट देर इज़ ऑल्सो सेंस ऑफ फियर कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद मुझे डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी. सो कहीं ना कहीं एक आउट ऑफ एक पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, एक ओबीडियंस की वजह से ये बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था एंड दैट एंगर वुड गेट सप्रेस, वो मन में ही दबा रहता था. सो एंगर सप्रेस्ड मुझे काफ़ी मिला इस केस में. और ये द चाइल्ड जब भी स्किन पिकिंग होता है ही इज़ नॉट अवेयर कि मैंने ये किया है, ये एक अनकॉन्शियसली ये ऑटोमेटिक बिहेवियर रहता है. बट जब पूरा केस हिस्ट्री लिया तो समझा कि कुछ भी ऐसा इवेंट हुआ जिसमें किसी ने इसे कुछ बोला है या उसे गुस्सा आया था बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसके बाद ये बिहेवियर नींद में या खेलते समय ये ज़्यादा हुआ. सो ये पूरा अनकॉन्शियस था, बट कहीं ना कहीं माइंड को जिस तरह इफेक्ट किया है वो समझना बहुत ज़रूरी था इस केस में. तो एंगर सप्रेशन की वजह से ये बच्चे में ये बिहेवियर ज़्यादा नोटिस होता था जो काफ़ी हद तक उसके अवेयरनेस में था ही नहीं. So overall this child is very sensitive to scolding and cold sensitivity भी है ठंड से, recurrent tonsillitis, recurrent throat infection हो जाना, and also he is is a brilliant child in studies and academics and sports. So यहाँ भी हम देखते कि that a child is trying to maintain that image of a good child. So इसमें जो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ या हैम्पर हो गई है कहीं ना कहीं that has been responsible for the repeat compulsive behaviors. And this illness falls in the diagnosis of body focused repetitive behaviors, जिसमें हम स्किन पिकिंग एक होता है या ट्रिकोटिलोमेनिया यानी हेयर प्लकिंग होता है. सो दिस इज़ अ वेरिएंट ऑफ ओसीडी का एक टाइप या ओसीडी जैसा. सो ICD-11 में आपको ये डायग्नोसिस पढ़ने के लिए मिलेगा. सो जो मैंने फीचर्स डिस्कस किए उसके बेसिस पे ये पेशेंट में सिलिशिया 200 मैंने प्रिस्क्राइब किया था, जिसके बाद ऑलमोस्ट
आई थिंक बाय 1 मंथ, बाय 2 मंथ्स जो स्क्रैचिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो गया. बाय 3-4 months, 3 months, even the wounds which are not healing, they healed. The hair growth improved at the bald spots. So the child is much better. Even the tendency, there was a recurrent tendency to tonsillitis, which has also reduced. So overall, after understanding the whole problem, I understood that this is the remedy. Most important is counseling was also important in this case. So family counseling incorporate हुई थी इस केस में. Parents were told about the problem and they were very supportive, cooperative enough to understand and made modifications in their approach towards the child. They became more observant and they tried to understand the situation even more. So parents का cooperation and support से मुझे इस केस को ट्रीट करने में बहुत फ़ायदा हुआ है. सेकेंडली, काउंसलिंग द चाइल्ड. सिंस ये बच्चा जो है थोड़ा ये प्रिकॉशंस चाहिए नहीं, ये उम्र से ज़्यादा समझदार बच्चा था, तो इसे चीज़ें समझती थी. तो कहीं ना कहीं मुझे बच्चे को काउंसल करने से भी ज़्यादा बेनिफिट मिला है. सो ट्रीटमेंट, फैमिली काउंसलिंग, पेरेंटल काउंसलिंग एंड काउंसलिंग द पेशेंट, ये 3 मॉडलिटीज़ की हेल्प से ये पेशेंट आज बहुत अच्छी स्टेट में है. इज डूइंग वेल इन ऑल इज एरियाज ऑफ लाइफ. सो दीज आर जस्ट ग्लिम्पसेस ऑफ ओसीडी. ये मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ किया है, मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गई हूँ, बट एक रफ आइडिया एज अ व्यूअर, एज अ जनरल पब्लिक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी बीमारी, एनी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइकेट्रिक प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के पीछे का जेनेसिस यानी उसका ट्रैवल समझना इक्वली इम्पोर्टेंट है, ना कि सिम्टम्स. सिम्टम्स इज जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इलनेस, द एक्चुअल प्रॉब्लम लाइन बिहाइंड द सिम्टम्स. और जब तक वो हम नहीं समझेंगे, हम पेशेंट ठीक नहीं कर सकते. इवन होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो होती है वो ये प्रॉब्लम समझ के ही दी जाती है, ये बैकग्राउंड लाइफ हिस्ट्री समझ के दी जाती है. इसलिए आप किसी होम्योपैथ के पास जाए जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट करता है, सो दे विल ऑलवेज गो इनटू डिटेल केस हिस्ट्री. वो आपकी सारी डिटेल चाइल्डहुड एवोल्यूशन से अभी तक आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद, क्या खाते हो, क्या नहीं अच्छा लगता, सो एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड, ताकि आप एज अ पर्सन कैसे हो और उसके बेसिस पे रेमेडी दी जाती है. सो जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं. इट शुड ऑलवेज बी टेकन बाय होम्योपैथ कंसल्टेशन. आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि एक होम्योपैथी जानता है कि किस डोज को कितना मॉडिफाई करना है, रिपीट करना है. सो आई विल ऑलवेज एडवाइज, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट. दो होम्योपैथी से, बट डू नॉट सेल्फ मेडिकेट. एंड आई थिंक ये जो ओसीडी के जो रिलेटेड केसेस हैं, तो इससे काफ़ी इंसाइट आप में आएगा. एंड आपको अगर लगता है कि यू नीड सम मोर वीडियोज़ ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, किसी थीम पे आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं, देन यू कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड वंस अगेन आई थैंक द Mr. Fez for having me again on this platform. It was always a nice time to post videos on his YouTube page. And once again, I want to wish all my viewers a very happy new year and wish you a very prosperous and healthy, mentally and physically healthy new year.